नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो दोस्तों, बहुत लंबे समय के बाद एक बार फिर से मैं आपको एक महत्वपूर्ण अपडेट की वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। दोस्तों, आज की जो वीडियो है दोस्तों वो है उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती, जो कि पिछली बार जो हुई थी। और दोस्तों, इस वीडियो हम बात करेंगे कि अगली भर्ती कब तक आ सकती है और कितने पोस्ट आने की संभावनाएं बन रही है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहेगा। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पिछली भर्ती हुई थी उसमें बहुत सारी खामियां स्टूडेंट को पाएगी, जिसके अगेंस्ट वो कहाँ गए, उत्तराखंड हाई कोर्ट में गए थे दोस्तों। और आपसे निवेदन है दोस्तों, आगामी जितनी भी अपडेट्स होंगी, अब जो होंगी, आज तक थोड़ा सा शेड्यूल बिजी रहा था जिससे वीडियो नहीं बन पाई थी, लेकिन आगे जो भी महत्वपूर्ण अपडेट होगी मैं आपको अवश्य आपको बताऊंगा। उससे पहले आपसे निवेदन है दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना। तो दोस्तों, बहुत सारी खामियां जैसे आपको पता होगा मिली भर्ती में, तो उसके अगेंस्ट बहुत सारे रिट यहाँ पर उत्तराखंड हाई कोर्ट में लगाए गए थे, तो सबको मर्ज कर दिया गया और उनका 25 तारीख का अंतिम निस्तारण किया गया, जिसका ऑर्डर आज निकल गया। तो ऑर्डर में क्या लिखा हुआ है आओ हम जानते हैं, और इसको हम हिंदी में पढ़ते हैं, फिर इसको समझने की कोशिश करेंगे। मनोज, ये हैं जस्टिस मनोज तिवारी जी द्वारा यहाँ पर दिया गया ऑर्डर है, बहुत लंबा चौड़ा ऑर्डर दिया गया है। तो क्या है, इसको पढ़ते हैं, इससे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। क्या एक नई सूची, नए अभ्यर्थी क्या आपको देखने को मिलेंगे फिर से नई सूची में, और क्या है तो जानते हैं। पहले इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से। दोस्तों, ये रहा हिंदी में इसका ऑर्डर, इसको पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसको समझने की कोशिश करेंगे। बाकी अगली भर्ती और अगली जो पोस्ट है उसकी बात पर भी अंतिम में बात करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से पहले इस ऑर्डर को, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, सारे केसेस को इसमें मर्ज किया गया है। माननीय मनोज कुमार तिवारी, पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर लास्ट में इसको ठीक से समझने की कोशिश करेंगे। चूंकि इस रिट याचिकाओं में कानून और तथ्यों के समान प्रश्न शामिल हैं, इसलिए इन सभी की सुनवाई और निर्णय इस सामान्य निर्णय के माध्यम से एक साथ किया जा रहा है। तो सभी को एक साथ करने की कोशिश की गई है इसमें, जितने भी बताए मैं पहले। याचिकाकर्ताओं ने, अब याचिकाकर्ता क्या कहना था ये देखो। याचिकाकर्ताओं ने उत्तराखंड राज्य के सभी 13 जिलों के जिला अधिकारी प्राथमिक द्वारा अलग अलग विज्ञापनों के अनुसार सरकारी प्राथमिक विद्यालय में सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया में भाग लिया। चयन उम्मीदवारों के शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर प्राप्त गुणवत्ता अंक के आधार पर किया जाना था। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक 13 जिले में चयन प्रक्रिया अलग अलग की गई थी। याचिकाकर्ताओं को परामर्श दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया था, जो कि आयोजित किया गया था। काउंसलिंग आपको पता है। दिनांक 12 जनवरी 2026 को याचिकाकर्ताओं द्वारा इन रिट याचिकाओं में उठाई गई शिकायत यह है कि परामर्श दस्तावेज सत्यापन में सभी 13 जिलों में एक ही दिन आयोजित की गई। बताया आपको, काउंसलिंग एक ही दिन की थी, इसलिए वे केवल एक जिले में ही परामर्श दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित हो सके। इस प्रकार वे अन्य 12 जिलों में परामर्श दस्तावेज सत्यापन में भाग नहीं लेने का अवसर खो बैठे। का यह तर्क यह की योग्यता याचिका सूची के बिना ही उम्मीदवारों को काउंसलिंग दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया था। इस प्रकार यह तर्क दिया गया कि लागू सेवा नियमों के नियम 17 के अनुसार योग्यता सूची तैयार नहीं की गई थी, इसलिए चयन प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण है। राज्य के वकील पर निर्देश प्राप्त करने के लिए समय दिया गया था। निर्देशों के आधार पर राज्य के वकील ने बताया कि समक्ष अधिकारी द्वारा 13 जिलों में प्रत्येक में अलग अलग मेरिट सूची तैयार की गई थी। उन्होंने आगे बताया कि मेरिट सूची में जिन सभी उम्मीदवारों के नाम थे उन्हें काउंसलिंग में दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया। उन्होंने आगे बताया कि याचिकाकर्ताओं को केवल तभी आपत्ति हो सकती है जब याचिकाकर्ताओं को कम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों का चयन और नियुक्ति हो जाए। यानी उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता स्वयं दोषी है, क्योंकि उन्होंने केवल एक जिले में काउंसलिंग दस्तावेज सत्यापन में भाग लिया और अन्य जिलों में भाग नहीं लिया जहां उनकी नियुक्ति की बेहतर संभावनाएं थी। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति के दावे केवल उसी जिले में विचार किया जा सकता है जहां वे परामर्श दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित हुए थे, और यदि किसी याचिकाकर्ता को इस बात से कोई शिकायत है कि उस जिले में कम अंक प्राप्त करने वाले किसी व्यक्ति को नियुक्ति की पेशकश की गई थी, तो याचिकाकर्ताओं को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता है। इस न्यायालय के विद्वान राज्य अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दलील में दम नजर आता है। चूंकि याचिकाकर्ता ने अलग जिलों में अलग अलग आवेदन किए थे, इसलिए वे इस बात पर जोर नहीं दे सकते कि काउंसलिंग दस्तावेज सत्यापन अलग अलग तिथियों पर किया जाए। इसके अलावा सक्षम अधिकारी से
प्राधिकारी से काउंसलिंग दस्तावेज सत्यापन की तिथि इस प्रकार निर्धारित करने का अनुरोध कर सकते थे कि याचिकाकर्ताओं जैसे उम्मीदवार सभी जिलों में काउंसलिंग दस्तावेज सत्यापन में भाग ले सके। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। याचिकाकर्ताओं ने काउंसलिंग दस्तावेज सत्यापन समाप्त होने के बाद इस न्यायालय का रुख किया। उन्होंने एक विशेष जिले में काउंसलिंग दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित होकर जोखिम उठाया, इसलिए वे यह जिला नहीं बना सकते कि काउंसलिंग दस्तावेज सत्यापन अलग अलग तारीख पर किया जाए। उसके अलावा वे सक्षम अधिकारी से काउंसलिंग दस्तावेज सत्यापन की तिथि इस प्रकार निर्धारित करने के लिए संपर्क कर सकते थे कि याचिकाकर्ता जैसे उम्मीदवार सभी जिलों में काउंसलिंग दस्तावेज सत्यापन में भाग ले सकें। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। याचिकाकर्ताओं ने काउंसलिंग दस्तावेज सत्यापन समाप्त होने के बाद इस न्यायालय का रुख किया। उन्होंने एक विशेष जिले में काउंसलिंग दस्तावेज में उपस्थित होकर जोखिम उठाया और यदि कम योग्यता के कारण उनका उस जिले में चयन नहीं हुआ तो इसके लिए याचिकाकर्ता स्वयं ही जिम्मेदार है। यदि याचिकाकर्ताओं से कम योग्यता वाले किसी व्यक्ति को किसी अन्य जिले में नियुक्ति किया गया है जहां याचिकाकर्ता काउंसलिंग सत्यापन में उपस्थित नहीं हुए थे, तो भी ऐसे कम योग्य उम्मीदवारों के चयन और नियुक्ति को इस विलंब चरण में केवल इस कारण से चुनौती नहीं दी जा सकती है कि याचिकाकर्ता उस विशेष जिले के संबंध में सक्षम पदाधिकारी के समक्ष काउंसलिंग दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित नहीं हुए थे। राज्य के विद्वान वकील न्यायालय में नैनीताल, बागेश्वर, पौड़ी, पिथौरागढ़ जिला अधिकारी प्राथमिक द्वारा तैयार की गई योग्यता सूची प्रस्तुत की है। राज्य के वकील द्वारा उपलब्ध कराई गई अभी दोस्तों लास्ट में इसको फिर एक संक्षिप्त तो समझाऊंगा, इससे पढ़ लीजिएगा अच्छे से, आप भी इसको रीड कर लीजिएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको टेलीग्राम लिंक दिया जाएगा। वहाँ पर मैं जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट PDF होते हैं उनको वहाँ भेज देता हूँ, तो वहाँ पर हमेशा चीज़ें रहती है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम लिंक है, उसको भी आप पढ़ लीजिएगा। अभी आपको पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा बोरियत हो रही होगी, लेकिन आप बने रहिएगा, मैं उसको अपने भाषा में भी समझाने की कोशिश करूँगा। अभी की गई अवलोकन से स्पष्ट होता है कि चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को नाम योग्यता क्रम में व्यवस्थित किए गए हैं। अतः याचिकाकर्ताओं द्वारा चयन प्रक्रिया को चुनौती देने का यह आधार कि उम्मीदवारों को परामर्श दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाने से पहले योग्यता सूची तैयार नहीं की थी, अभिलेख के साक्ष्यों से समर्थित नहीं अथवा मांगी गई राहत प्रदान की जा सकती है। परामर्श दस्तावेज सत्यापन के लिए केवल 10 लोगों को चुना, जबकि अन्य 12 जिलों ने इसमें शामिल नहीं किया गया जहां उस दिन परामर्श दस्तावेज सत्यापन भी आयोजित किया गया। अतः हस्तक्षेप कोई गुंजाइश नहीं है। हालांकि रिट याचिका को निपटारा इस प्रकार किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं को यह शिकायत है कि जिस जिले में उन्होंने परामर्श दस्तावेज में भाग लिया था वहां योग्यता वाले उम्मीदवार की नियुक्ति पेशकश की गई है। वे सक्षम पदाधिकारी को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि किसी याचिकाकर्ता द्वारा ऐसा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाता है तो सक्षम प्राधिकारी उठाए गए मुद्दों पर विचार करेगा और अभ्यावेदन प्राप्त होने की तिथि से 1 माह के भीतर कानून के अनुसार निर्णय लेगा। संबंधित जिलों से जिला प्राधिकारी निर्देश दिया था कि वे चयनित उम्मीदवारों की सूची उनके द्वारा चयन प्रक्रिया में प्राप्त अंकों सहित 10 दिनों के भीतर अधिकारी वेबसाइट पर अपलोड करें ताकि पीड़ित व्यक्ति चयन प्रक्रिया में हुई किसी भी अनियमितता पर सवाल उठा सके। अंतरिम आदेश रद्द किए जाते हैं। सारे जितने रिट थे सारे को डिसमिस कर दिया। अब मैं आपको समझाता हूँ कि क्या पहले याचिकाकर्ता का कहना था कि पहले तो याचिकाकर्ता कि एक दिन एक ही मैं अपने शब्दों में समझूंगा, आप समझने की कोशिश करना इसको। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि सभी जिलों में एक ही दिन काउंसलिंग हुई, जो कि गलत था। लेकिन जो सामने वाले का तर्क है वो था कि हमने सभी जो स्टूडेंट उनको मौका दिया कि वो कहीं से भी फॉर्म फिल कर दे, उनकी गलती रही कि वो उन्होंने सब जगह से फॉर्म फिल कर दिया था। तो यहाँ पर भी उनके पक्ष में है कोर्ट। और फिर अभ्यर्थियों का कहना है कि कम मेरिट वालों का हुआ है, तो उनका कहना है कि अगर ऐसा हुआ है तो ये जारी करेंगे, अगर ऐसा है तो आप फिर से आ सकते हैं कोर्ट और इस मुद्दे पर चर्चा की जा सकती है। लेकिन और 10 दिन का टाइम दिया है, 10 दिन के अंतर्गत उनको सारे के सारे जो लिस्ट हैं जिनकी नियुक्ति हो चुकी है उनका जो सूची तैयार करनी है, एक मेरिट तैयार करनी है जिनकी लिस्टेड हो चुके हैं। तो ये है दोस्तों, अगर कोई ऐसा अभ्यर्थी जिसका उस ज़िले में ज़्यादा नंबर थे और कम वाले का हो गया है तो इस वजह से हो गया है, तो ऐसा फिर इस वजह से वो कोर्ट फिर से जा सकता है, ऐसा नहीं होगा, उनका कहना हुआ है। तो 10 दिन का टाइम दिया है दोस्तों। ये थी ओवरऑल बात। बाकी आपको पता है कि हमेशा
जो पक्ष रहता है वो हमेशा उनके फेवर में रहता है, सरकार के फेवर में रहता है, सरकार जिस हिसाब से काम कर रही होती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अब मैं थोड़ा सा चर्चा करता हूँ नेक्स्ट भर्ती कब तक आने की संभावना है। तो नेक्स्ट भर्ती दोस्तों आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। जल्द देखने को मतलब कि 2027 के एंड में शायद आपको भर्ती देखने को मिल जाए। लेकिन दोस्तों कंपटीशन आपको पता है कि अब लेवल जो है हाई होते जा रहा है भर्ती का, क्योंकि इसी बीच में एक और टेट का सी टेट आ चुका है और टेट भी आया है। एक सी टेट अभी हाल ही में कंप्लीट हुआ है, उसके बाद एक सी टेट फिर से आ गया है। तो अक्टूबर से सितंबर अक्टूबर तक उसका भी रिजल्ट आ जाएगा। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है 3 से 4 महीने के अंदर आपको भर्ती फिर से देखने को मिलेगी। और पोस्टें मैं बता दूँ 1500 के 1000 से 1500 के बीच में यहाँ पर आपको पोस्टें देखने को मिलेगी। तो जिन लोगों के नंबर कम है, जो लोग रह गए हैं, उनसे निवेदन है कि कृपया जा करके एक बार सी टेट में पूरी मेहनत लगा दें, पूरी जान झोंक दें। और आपको अगर प्रीवियस ईयर के सारे सी टेट के पेपर देते हैं, नीचे टेलीग्राम लिंक दिया है, डिस्क्रिप्शन और टेलीग्राम पर लिंक को ज्वाइन करना। वहाँ आपको स्क्रॉल करते जाना, ऊपर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो वहाँ पर आपको प्रीवियस 10 ईयर्स के सी टेट के जो पेपर है वो भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये थी आपकी आज की वीडियो। आई होप मैं आपको समझा पाऊँगा या नहीं पाऊँगा मुझे नहीं पता, लेकिन आप खुद भी इसको टेलीग्राम में जाकर पढ़ लेना हिंदी में, और अच्छे से व्याख्या इसको खुद के हिसाब से ही कर लेना। तो दोस्तों वीडियो लंबी ना बन जाए, इसलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। और अगर चैनल पहली बार आएंगे दोस्तों, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना। नई अपडेट आपको तुरंत इस चैनल पर मिल जाएगी। बहुत लंबे समय से मुझे आप वीडियो बनाने का मौका मिला, लेकिन अब मैं कंटिन्यू इस पर अपडेट बनाए रखूँगा, नज़र बनाए रखूँगा। और बता दिया कि मैंने आपसे कि सी टेट पर अपना पूरा जान लगाइए और सी टेट एग्जाम को क्रैक कीजिए अच्छे अच्छे नंबर से, 120 125 115, और जो कैटेगरी के अंदर आते हैं 100 के आसपास लाने की कोशिश करें। जो ST SC OBC के अंदर जो आते हैं वो लगभग 100 के आसपास, और जो जनरल कैटेगरी आते हैं 115 प्लस लाने की कोशिश करें, तो अच्छा खासा आपका गुणांक बन सकता है, क्योंकि मेरिट उसी से ही बननी है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्ते।